वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर चुपचाप आँखों से वही होगी कविता अनजान। नमस्कार। सुमित्रानंदन पंत साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं राहुल पाली आप सभी का आज के सेमिनार में स्वागत करता हूं। आज इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर श्यामराव सर को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं। सुमित्रानंदन पंत साहब की भाषा में कहें तो जब कविता का जन्म हुआ होगा, पहली बार कविता निकली होगी, फूटी होगी, कही गई होगी या गाई गई होगी, तो उसका जन्म आह से हुआ होगा, उसका जन्म दर्द से हुआ होगा। और आज मैं जिस कविता आंदोलन की आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, जिस कविता धारा की आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, उसका जन्म वास्तविक आह, कराह और सदियों के संताप से हुआ है। मित्रों, आज मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ हिंदी दलित कविता के बारे में। मैं मुख्यतः 3-4 बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात रखूँगा। पहले बिंदु में हम जानेंगे दलित कविता क्या है, दूसरे बिंदु में दलित कविता का, हिंदी दलित कविता का उद्भव और विकास समझेंगे, और तीसरे बिंदु में हम समझने का प्रयास करेंगे कि दलित कविता की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, और चौथे में हम शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं दलित कविता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट। सबसे पहले समझते हैं दलित कविता है क्या। वैसे इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। दलित कविता दलित द्वारा लिखी गई दलित अस्मिता की कविता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और ईश्वर का प्रबल विरोध किया जाता है। दलित कविता मानव मुक्ति के विषय में पूर्णतः अम्बेडकरवादी है और वह समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे मूल्यों को लेकर के चलने वाली है। इसमें मुख्यतः 2-3 चीज़ें हमारे सामने आती है। पहली कि दलित कविता दलित द्वारा लिखी गई दलित अस्मिता की कविता है। दूसरा, ये पूंजीवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद जैसे कुरीतियों का विरोध करती है। चौथा, ये मानव मुक्ति के विषय में अम्बेडकरवादी है। तीसरा, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दलित कविता एक समाज की नई धारा को लेकर के चलने वाली कविता है। वो भाईचारे की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, समानता की बात करती है। इस तरह से हम दलित कविता को देख सकते हैं। आगे जब हम प्रवृत्तियों पर बात करेंगे तो और स्पष्ट हो पाएगा कि दलित कविता क्या है। अब दूसरे बिंदु पर हम बढ़ते हैं, हिंदी दलित कविता का उद्भव और विकास। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब हम हिंदी दलित कविता के उद्भव या शुरुआत की बात करते हैं तो जो दलित आलोचक हैं उनके अलग अलग मत हैं। मुख्यतः 2-3 मत प्रचलित हैं। पहले मत में जो कुछ आलोचक हैं वो मानते हैं कि दलित कविता की शुरुआत बुद्ध काल से मानी जानी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद का, अंधविश्वास का, पाखंड का विरोध किया, और उस विरोध में उन्होंने जो सूक्त कहे या जो श्लोक कहे उनको ही कविता मान लेना चाहिए। दूसरे आलोचकों का समूह है वो मानता है कि दलित कविता की शुरुआत संत कवियों से मान लेना चाहिए, जहाँ पर रैदास, कबीर, दादू दयाल जैसे संत अपनी कविताएं लिख रहे थे। वहीं पर जो आधुनिक या जो अधिकतर आलोचक मानते हैं वो मानते हैं कि दलित कविता की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत से मान लेनी चाहिए। अब इस पर मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, उसमें सम्मिलित नहीं है, कि जो मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि दलित कविता की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत से 1910 के आसपास से मान लेनी चाहिए। उनका एक वो तर्क देते हैं कि क्यों हम रैदास या कबीर की जो कविताएं हैं उनको दलित कविता ना मानें। उस पर वो अपने विचार रखते हैं, मैं उसको बता देना चाहता हूँ 2-3 बिंदुओं के माध्यम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो तर्क देते हैं कि जो संत रैदास या कबीर जब अपनी कविताएं लिख रहे थे वो उस दौर में थे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, इसके बावजूद उन्हें प्रबल विरोध करना चाहिए था, एक व्यापक आंदोलन करना चाहिए था। इसकी जगह वो क्या करते हैं, एक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, निर्गुण ब्रह्म की स्थापना करते हैं और निर्गुण राम को अपना लेते हैं। तो ये दलित कवि की धारा नहीं हो सकती, क्योंकि दलित शब्द का जो आधुनिक संदर्भ में हम अर्थ समझते हैं वो व्यापक अर्थ है। दलित वो अछूत नहीं है जो सदियों से पीड़ित है। आज का दलित वो है जो अम्बेडकरवादी है, जो ये जान चुका है कि षड्यंत्र कैसे होता है, जो ये जान चुका है कि किस तरीके से ये सामाजिक व्यवस्था उसको शोषित करती है। तो और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इस पर कहते हैं कि जहाँ तक मेरा अध्ययन है,
संत कवियों ने छुआछूत के खिलाफ या जातिवाद के खिलाफ कोई भी व्यापक आंदोलन नहीं छेड़ा है। वो मानव और मानव के संबंध को लेकर के चिंतित नहीं थे, वो मानव और ईश्वर के संबंध को लेकर के चिंतित थे। और वो लिखते हैं कि भक्ति व्यक्ति में समर्पण का भाव जगाती है, भक्ति समाज में अफीम की तरह काम करती है, और भक्ति ने दलितों की नसों को कमज़ोर किया है। इस तरीके से वो लिखते हैं। तो हम दूसरा बिंदु भी ये समझ सकते हैं कि जो मध्यकाल के संत कवि थे वो निवेदन कर रहे थे, आग्रह का भाव उनकी कविताओं में था, वो ईश्वर को मान रहे थे। लेकिन आधुनिक जो दलित कवि हैं वो ये मानते हैं कि दलित कविता क्या है, जो अम्बेडकरवादी हो, जो ईश्वर का नकारती हो, प्रबल विरोध करती हो। क्योंकि उनके मन में ये प्रश्न है कि जब हम सदियों से 3000 सालों से जब हमको सताया जा रहा था तो ईश्वर मूर्तियों से बाहर क्यों नहीं आया, क्यों उसने नहीं कहा कि ये भी हमारे लोग हैं, इनको क्यों सताया जा रहा है। तो इस तरह के तर्कों को लेकर के दलित कविता आगे बढ़ती है। अब हम समझते हैं प्रीवियस स्लाइड, पहली वाली नहीं, इससे पहले वाली जो भी थी वही, हाँ, इसके बाद वाली ये। अब हम समझते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में 1914 में हीरा डोम नाम के कवि की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में पहली बार छपती है, और उसी से दलित कविता की शुरुआत अधिकतर आलोचक मानते हैं। उसी समय 1910 के आसपास अछूतानंद हरिहर अपनी कविताएं लिख रहे थे, और हीरा डोम की तो केवल एक कविता हमें दिखाई देती है, लेकिन अछूतानंद हरिहर व्यापक रूप से अपना लेखन कार्य करते हैं। वो नाटक लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, वो गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, और उस तरीके से दलित चेतना को आगे बढ़ाते हैं। इस पर कमल भारती जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अछूतानंद हरिहर को उसी तरह से उपेक्षित किया गया है जिस तरह से राजनीतिक इतिहास में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। यानी कि इतना व्यापक महत्व इनका होना चाहिए था, क्योंकि उस समय 1910 के आसपास ये दलित चेतना को बढ़ाने का काम कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, नज़्म, कहानी, नाटक तक लिख रहे थे। इस तरीके देख सकते हैं। अभी 1910 के आसपास 1927 में चांद पत्रिका अछूत अंक निकालती है, जिसमें मंगल प्रसाद विश्वकर्मा की अछूत कविता निकलती है, और शोभाराम धनु सेवक की अछूत आवेदन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, अछूत आवेदन नाम की एक कविता प्रकाशित की जाती है। यहाँ तक जो 1927 के आसपास हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्वर है दलित कविता का वो सामान्य स्वर है, ज़्यादा नकार, ज़्यादा प्रतिरोध अछूतानंद की कविताओं में दिखता है, लेकिन हीरा डोम और मंगल प्रसाद विश्वकर्मा की कविताओं में इतना तेज स्वर या नकार का या प्रबल विरोध का स्वर हमें नहीं दिखाई देता है। उसके बाद होते हैं बिहारी लाल हरित, 1940 के आसपास इनका काल शुरू होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दलित कविता आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो इनका नाम बड़ा उल्लेखनीय है। ये 1940 के आसपास दलित साहित्य का पहला महाकाव्य लिखते हैं, जिसका नाम है भीमायण। ये जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिन छंदों का प्रयोग किया है, उन्हीं छंदों को एज इट इज अपना करके भीमायण नाम का महाकाव्य लिखा गया, जो दलित हिंदी कविता का पहला महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद ये वीरांगना झलकारी बाई पे लिखते हैं और चमारनामा लिखते हैं। इस तरीके की इनकी 3 कविताएं। और एक तथ्य और इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि आजकल हम जो जय भीम का नारा सुनते हैं, ये जय भीम का नारा भी बिहारी लाल हरित द्वारा दिया गया है। सन 1944 में 14 अप्रैल 1944 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने उनके जन्म दिवस पर ये ऐलान करते हैं, उद्घोष करते हैं कि नवयुवक कौम के जुट जावे, सब मिलकर कौम परस्ती में जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में। और ये उस नारे का उद्घोष करते हैं, और आज का समय है कि हर बस्ती बस्ती में जय भीम के नारे का उद्घोष हम सुनते हैं। तो ये बड़े दूरदर्शी कवि हम इसको देख सकते हैं। बिहारी लाल हरित ने न केवल कविताएं लिखी बल्कि लिखवाया भी। बिहारी लाल जी एक मंडल का निर्माण करते हैं, हरित साहित्य मंडल, जिसमें उनके शिष्य कविताओं का व्यापक रूप से लेखन 1940 से 1980 के बीच में होता है, जिनमें मानसी मान उनके शिष्य मान मंजरी, मान मनौती लिखते हैं, नाथूराम ताम्रमेली भारत के वीर वीरों की ललकार लिखते हैं, नाथूसी पथिक उठोरे जवानों लिखते हैं, भीमसेन संतोष कर्मयोगी लिखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और याद खड़ याद कौमुदी पत्रिका निकालते हैं। उस समय पत्रिका देखिए, अछूतानंद हरिहर 1910 में के आसपास जब वो लिख रहे हैं और पत्रिका भी निकाल रहे हैं, आदि हिंदू आंदोलन भी चला रहे हैं, तो उनका व्यापक महत्व बढ़ जाता है। लक्ष्मी नारायण सुधाकर, भीम शतक, अंबेडकर शतक, उत्पीड़न की यात्रा और बुद्ध सागर। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो बुद्ध सागर है
ये दलित साहित्य का दूसरा महाकाव्य माना जाता है, जो कि बिहारी लाल हरित के शिष्य ने ही लिखा है। तो इस तरीके से हम बिहारी लाल के हरित का जो महत्व है दलित कविता में मान सकते हैं। अब 1980 के आसपास जो बिहारी लाल हरित का मंडल था, उसके बाहर जो लेखन कार्य कर रहे थे, उनमें डॉक्टर NR सागर, आज़ाद है हम लिखते हैं, माता प्रसाद भी अपनी कलम चलाते हैं, ये MLA भी रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के पद पर भी रहते हैं, और ये प्रशांत, ये लोग उसी समय पर लिख रहे हैं। हिंदी दलित साहित्य ने एक आंदोलन का रूप 1980 के बाद लेना शुरू किया। 1980 में भारतीय दलित साहित्य मंच की स्थापना होती है। 1982 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी बनाई जाती है, और ये 1980 में भारतीय दलित साहित्य द्वारा पीड़ा जो चीख पड़ी का प्रकाशन होता है, जिसमें बहुत सारे कवियों की कविताएं संकलित की गई। और ये अकादमी जो है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी भी अंबेडकर शतक निकालती है, जिसमें 100 कवियों की कविताएं संकलित की गई। नेक्स्ट, और उसके बाद फिर दलित कवि कवित्रियाँ कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य को उनके अनुभवों से लगातार समृद्ध कर रहे हैं। इनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, जयप्रकाश करदम, कुसुम वियोगी, डॉक्टर NC मलखान सिंह, दयानंद बटोही, शिवराज सिंह बैचैन, ईश कुमार गंगानिया, कैलाश दहिया, अनीता भारती, रजनी तिलक, जियालाल R, तेजपाल सिंह, रजनी अनुरागी, पूनम तुसामड़, कौशाल पवार, रजनी दिसोदिया, मुसाफिर बैठा, सूरजपाल चौहान आदि जैसे कवि कवित्रियाँ अपना लेखन कार्य आज वर्तमान में कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हमने जो उद्भव और विकास कुछ कवियों के बारे में जाना। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है दलित कविताओं की प्रवृत्तियाँ। हिंदी दलित कविताओं की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हमें मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिलते हैं, वो समझते हैं। पहला, ईश्वर के प्रति नकार का भाव। दलित कविता में जो मुख्य रूप से दिखाई देता है वो है ईश्वर के प्रति नकार का भाव। वो ईश्वर को नकारते हैं, ईश्वर का विरोध करते हैं। और इसमें कई लोग NR सागर लिखते हैं कि मैं जानता हूँ ईश्वर महज एक कल्पना है, अंधविश्वास है, सपना है, खूबसूरत धोखा है। और लिखते हैं, मैं नकारता हूँ ईश्वर के अस्तित्व को, स्वत्व को, उसकी सत्ता, प्रभुता, अमृतत्व को, उसके वर्चस्व को, सर्वस्व को, क्योंकि ईश्वर का सृजन नहीं विकास हुआ है। इस तरीके से ईश्वर के प्रति नकार का भाव दिखाई देता है। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु हम देख सकते हैं, दूसरी विशेषता या प्रवृत्ति हम देख सकते हैं मनुष्यता की पक्षधरता। यहाँ पे मनुष्य लग गया है, मनुष्यता की पक्षधरता। दलित कविता जातिवाद, छुआछूत, आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों का विरोध करती हैं और मनुष्यता के लिए जितने भी मूल्य जरूरी हैं, चाहे वो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जितने भी न्याय, जितने भी मूल्य जरूरी हैं, उनको अपनी कविताओं में जगह देते हैं। लिखते हैं मलखान सिंह कि सुनो ब्राह्मण, हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, तुम मेरे साथ आओ, चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल बैठकर, शाम को थक कर पसर जाओ धरती पर, सूंघो खुद को, बेटों को, बेटियों को, तभी जान पाओगे तुम जीवन की गंध को, बलवती होती है जो देह की गंध से। कमल भारती लिखते हैं कि तुम्हारी स्त्री, बहन और पुत्री के साथ कर सकता है बलात्कार, जला सकता है घर बार, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि रामायण में राम तपस्वी धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का करते कत्लेआम, तुलसीदास मानस में लिखते पूजिए शूद्रशील गुणहीना, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। वो लिखते हैं कि अगर रामायण में राम किसी ब्राह्मण ऋषि का कत्ल करते तब निष्ठा क्या होती। जब तुलसीदास लिखते कि शूद्र को पूजिए चाहे वो बिल्कुल उसमें गुण ना हो, तब निष्ठा क्या होती। जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार किया जाता तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। ऐसे सवाल दलित कविता हमारे सामने रखती है। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु है मनु, गांधी, मार्क्स से सवाल और बुद्ध एवं अंबेडकर का अनुसरण। दलित कविता गांधी से, मनु से, मार्क्स से सवाल करती है और अपनी कविताओं में अंबेडकरवाद का अनुसरण करती है। रजनी तिलक इस पर लिखती हैं कि हम जंग नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। हम विनाश नहीं सृजन चाहते हैं, हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं। जयंत परमार लिखते हैं कि नीम की साख पे नंगा करके लटका दूंगा तुझको मनु, तेरी रगों को चीर फाड़ कर देखूंगा, तूने पिया है कितना लहू मेरे बुजुर्गों का। और ये गांधी पर लिखती हैं सुशीला टांक भोरे, अपने 3 बंदर, शायद यही था आपका दूरदर्शी अभियान, भोले भाले लोगों को भरमाने के लिए देते रहे ऐसा ज्ञान, सत्य मत देखो, सत्य मत कहो, सत्य मत सुनो। इस तरीके से ये अपनी कविताओं में अंबेडकरवाद का अनुसरण करती हैं और यहाँ पे वो दिखाई दे रहा होगा, अंबेडकर के शिष्य बनो। और नेक्स्ट प्लीज। चौथे बिंदु में हम देख सकते हैं कि जाति वर्ण आधारित ग्रामीण व्यवस्था का नकार।
आज हम देखते हैं कि हम जब गांव की तारीफ करते हैं कि गांव में प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन वहीं पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो गांव है वो जातिवाद, छुआछूत और ब्राह्मणवाद जैसे, सामंतवाद जैसे मूल्यों का कारखाना है। और उसी को स्वीकार करते हुए दलित कवि अपनी कलम चलाते हैं और लिखते हैं कि यकीन मानिए इस आदमखोर गांव में मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है कि अभी बस अभी ठकुराई सी मेड़ चीखेगी, मैं अधशौच ही खेत से उठ जाऊंगा, कि बस अभी महाजन आएगा, मेरी गाड़ी से भैंस उधारी में खोल ले जाएगा, खुलकर खांसने के अपराध में प्रधान मुश्क मारेगा। इस तरीके से गांव का चित्रण, जब हम गांव की प्राकृतिक सौंदर्य खूबसूरती की बात करते हैं, वहीं पर दलित कवि गांव में जो बदसूरती है, सामाजिक बदसूरती जिसे हम कह सकते हैं, उसका चित्रण अपनी कविताओं में करते हैं। वो कहते हैं कि ओ मेरे गांव, तेरी ज़मीन पर घुटी सांसों के साथ पलना पड़ता है अलग अलग, लड़खड़ाते कदमों से चलना पड़ता है अलग अलग, और मरने के बाद भी जलना पड़ता है अलग अलग। इस तरीके से वो अपनी वेदनाओं को अपनी कविताओं में रखते हैं। नेक्स्ट, 5वें बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि शिक्षा के प्रति जागरूकता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने ऐलान कहा शिक्षित बनो, और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए दलित कवि अपनी कलम चलाते हैं और उस बात को अपनी कविताओं में लिखते हैं, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और लिखते हैं कि देखना किताबें एक दिन काट देंगी सारे बंधन, ऐसा ना हो सका तो भटकना नहीं, चूल्हे पर नज़र रखना पेट पर नहीं, पढ़ना खूब पढ़ना, देखना एक दिन किताबें ही रंग लाएंगी, नई जिंदगी की राह बनाएंगी, देखना एक दिन। और लिखते हैं कि अक्षर के जादू ने, शिवराज सी बेचैन साहब लिखते हैं कि अक्षर के जादू ने उस पर असर बड़ा बेजोड़ किया, चुप रहना छोड़ दिया लड़की ने, डरना छोड़ दिया, हंसकर पाना सीख लिया, रोना पछताना छोड़ दिया, घुट घुट कर अब नहीं मरेगी, मंच पे चढ़कर बोलेगी, समय और शिक्षा ने उसके चिंतन का रुख मोड़ दिया। इस तरीके से शिक्षा के महत्व को उजागर करते हैं। 6वें बिंदु में हम समझ सकते हैं कि नए समाज के निर्माण की आकांक्षा दलित कवि अपनी कविताओं में रखते हैं। वो कहते हैं कि कमल भारती जी, पिछली सदी का इतिहास बोध नई सदी में मार्गदर्शन कैसे करेगा? अगर आदमखोर बाघ भी होंगे नई सदी में तो संकल्प लें हम नई सदी के सूरज का स्वागत एक कायर भीड़ के रूप में नहीं, प्रतिरोध की शक्ति जुटाकर आदमखोर बाघों पर टूट पड़ने का हौसला लेकर करेंगे। वो नए समाज की मांग करते हैं जिसमें छुआछूत ना हो, जातिवाद ना हो, मानव मानव भाई बन करके रहें। इस तरह के मूल्यों को लेकर के दलित कविता आगे बढ़ती है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम अपने अंतिम बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, दलित कविता का शिल्प पक्ष। मित्रों, दलित कविता के शिल्प पक्ष को लेकर के जो मुख्य धारा के आलोचक हैं या परंपरावादी आलोचक हैं, वो हमेशा से सवाल खड़ा करते आए हैं। उनका कहना है कि दलित कविता की भाषा ठीक नहीं है, बिंब प्रतीक ठीक नहीं है, वो सही शब्दों का चयन नहीं करते हैं, कविताओं में लय छंद सही से नहीं है। इस तरीके के कई आरोप दलित कविता पर लगाए जाते हैं। लेकिन उनके इन सभी सवालों पर मुझे गालिब साहब की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। वो कहते हैं कि फरियाद की कोई लय नहीं है, नाल पाबंद नय नहीं है, नाला पाबंदे नय नहीं है। मतलब हम फरियाद की क्या लय तय करें? अगर रोना है तो क्या हम ये बताएं कि रोने के लिए कौन से ऑक्टेव में रोया जाए, कौन से सप्तक से रोया जाए, किस राग में रोया जाए? क्या हम ऐसा बता सकते हैं? तो दलित कविता चीख की कविता है, विरोध की कविता है, दुख दर्द पीड़ा की कविता है। तो उस पर हम इस तरह के पुराने चश्मे से नहीं देख सकते, परंपरावादी दृष्टिकोण से हम दलित कविता को नहीं देख सकते हैं। उसके लिए सौंदर्यता के या सौंदर्य बोध के नए पैमाने हमें गढ़ने होंगे, फिर दलित कविता का हमें आकलन करना होगा। पुरानी वाली भाषा पर बात करें तो सर्वग्राही, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सर्वग्राही है, जो गांव में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं, जिन शब्दों को लेकर के उनका जीवन यापन चलता है, दलित कवि अपनी कविताओं में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नकार और विरोध की भाषा का प्रयोग करते हैं। दलित समाज की बोली बानी में ऐसे अनेक शब्द प्रकट होते हैं जिनसे साहित्य अनभिज्ञ था, यह दलित साहित्य को ताजगी देता है और भाषा की जड़ता भी टूटती है। आगे लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब के शब्द ही तो थे जो मनुस्मृति में लिखे गए, राम राज्य चला गया पर शंभू की चीख अभी भी बाकी है, जैसे दलितों की पीठ पर चोट के निशान। शब्द सिसकते नहीं, बोलते हैं, चोट करते हैं, जैसे दलित से हरिजन और हरिजन से दलित। नेक्स्ट, दूसरा बिंब और प्रतीक की बात करें
तो दलित कविता में जो बिंब आते हैं या प्रतीक आते हैं वो मुख्य रूप से पेड़, लोकतंत्र, भेड़िया, जंगली सुअर, कुत्ते, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि लालचंद लिखते हैं कि अब वृक्ष की कटी छटी टहनियाँ पुनः प्रस्फुटित होने लगी हैं द्रुत गति से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। कर्मशील भारती लिखते हैं कि समूचा शिकार निगलने के बाद खूंखार व मक्कार घड़ियाल जल से निकलकर किनारे पर बैठा आहार का रसवासदन बड़े मज़े बड़े आराम से लेता है। इस तरीके से हम दलित कविता के प्रतीकों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, दलित कविता में मिथक। दलित कविता में जो मिथक प्रयोग में लाए जाते हैं वो मुख्य रूप से जो इतिहास में उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं या जिनका शोषण किया गया है, उनको मिथक बना करके प्रयोग में लाए जाते हैं। जिस तरीके से वो लिखते हैं कि अंधेरे की गहन गुफा को घाव सहने दो, जाओ द्रोण जाओ दर्द को हरियाने दो, एकलव्य में पहले था आज भी हूँ, अब जान गया हूँ अंगूठा दान क्यों मांगू। उनकी कविताओं में एकलव्य मिथक के रूप में आते हैं, शंभूक आते हैं, द्रोण आते हैं। इस तरह से उनकी कविताओं में मिथक का प्रयोग होता है। और इस तरह आप देख सकते हैं इधर भी शंभूक का उदाहरण दिया गया है। और कर्ण को भी मिथक के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि कर्ण भी महाभारत में एक उपेक्षित पात्र के रूप में देखा जाता है। इस तरीके से दलित कविता उस आंदोलन, उस विचारधारा को लेकर के आगे चलती है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जैसे मूल्यों पर टिकी हुई है। इस तरीके से थोड़ा नेक्स्ट प्लीज़। और आप संदर्भ ग्रंथ के रूप में देख सकते हैं जो मैंने पुस्तकों का इसमें इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ अब मैं आपका बहुत बहुत आभार पेश करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना। हमारे पीपीटी ऑपरेटर चंदन भाई को भी, कैमरामैन गोपाल को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्रोफेसर श्यामराव सर को जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम चल रहा है, उनका सब बहुत बहुत आभार। थैंक यू।